Welcome to my channel Easy English with Amarjit. This time we have part 2 of the chapter Journey to the End of the Earth. Part 1 हम already पढ़ चुके हैं. Students on Ice the program I was working with. यहाँ पर हमें ऑथर बता रही है कि प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके साथ वो वर्क कर रही थी ऑन द शोकाल्सी. शोकाल्स्की आपको पता है शिप का नाम था, एकेडमिक शोकाल्स्की, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. एम्स टू डू मतलब इस प्रोग्राम का एग्जैक्टली एम क्या था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीबीएसई में आपसे ये पूछा जा सकता है. तो उसका एम क्या था? टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स. तो उसका एम था स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर जाना टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब एंटार्क्टिका. एंड प्रोवाइडिंग देम और उन्हें प्रोवाइड करवाना विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज which will help them foster a new understanding and respect for our planet. मीन्स उन्हें इस तरह के मौके देना, अवसर देना कि वे अपने प्लेनेट के प्रति, अपनी मदर अर्थ के प्रति, अपनी अर्थ के प्रति अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट अपने मन में पैदा कर सके. इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ. 6 साल से चल रहा था ये प्रोग्राम. हेडेड बाय, उसका हेड कौन था, उसका चीफ कौन था? कैनेडियन जॉफ ग्रीन. उसका नाम है जॉफ ग्रीन. Who got tired of, जो थक चुका था. किस चीज से थक चुका था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है. Who got tired of carting. कार्टिंग मतलब टेकिंग. पहले वो लेकर जाता था किनको? सेलिब्रिटीज को. एंड रिटायर्ड रिच पीपल को. क्यूरियोसिटी सीकर्स, जो बेकार में घूमना चाहते हैं, जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर जगह जाने की, तो ऐसे लोगों को वो लेकर जाता था पहले. लेकिन अब उनको ले जाकर वो थक चुका था. Who could only give back in a limited way. क्योंकि वो उसे सिर्फ लिमिटेड तरीके से वापस कर सकते थे, मतलब उसे सिर्फ पैसे दे सकते थे. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, लेकिन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम स्टार्ट करके ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स. जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है. और जो फ्यूचर में पॉलिसी मेकर वही है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनेगी वो वही बनाएंगे बड़े होकर. तो he offers the future generation of policy makers a life changing experience. उनको वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता था इस प्रोग्राम के थ्रू एट एन एज, क्योंकि वो अभी एक ऐसी एज में थे when they are ready to absorb, learn and most importantly act. क्योंकि इस स्टेज में, इस एज में वो चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कुछ एक्शन भी ले सकते हैं. उसके बाद हमें ये बताया गया है द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का रीजन क्या था. तो वो रीजन क्या था? इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. कि ये इम्पॉसिबल है कि आप साउथ पोल में जाओ, ठीक है, और बिना अफेक्ट होकर वापस आ जाओ. इट इज ईजी टू बी ब्लेज अबाउट. ब्लेज अबाउट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज आप डेली फेस करते हैं. अगर आप डेली किसी चीज को फेस करते हैं, डेली अगर आप किसी चीज से परिचित हैं, एक्वेंटेड हैं, तो उस चीज में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता. तो इसलिए it is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी एंटार्क्टिका में या एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में पोलर आइस कैप्स पिघल रही हैं, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता. बट व्हेन
यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, एंड आइस शेल्फ्स जो है कोलैप्स कर रही है, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको एहसास होता है दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि सच में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है और हमें कुछ न कुछ उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है अंटार्कटिका का, ज्यादा प्लांट्स ज्यादा एनिमल्स नहीं है वहां पर, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, इसलिए एंटार्क्टिका एक परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने के लिए कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि अगर वातावरण में थोड़ा सा भी चेंज आता है कैन हैव बिग रिपरकशंस, तो उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा बड़े होंगे, मतलब बहुत ज्यादा भारी प्रभाव पड़ेंगे बाकी चीजों पर अगर एनवायरनमेंट में हल्का सा भी चेंज आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें यह बताया गया है, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब माइक्रोस्कोपिक मतलब जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऐसी एक ग्रासेस होती है फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्र में पाई जाती है, जो हरे रंग की होती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना फूड बनाती है, और जो समुद्र की जो फूड चेन होती है उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट यही ग्रासेस होती है, मतलब इन्हीं ग्रासेस से सारी ओशन की फूड चेन स्टार्ट होती है। तो यहां पर हमें बताया गया है कि दोस ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्योरिश, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं इसे रीड कर रही हूं, दैट न्योरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate, ये वही photosynthesis process जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. Scientists warn, साइंटिस्ट हमें वॉर्न करते हैं दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, कि अगर ओजोन लेयर में अब जरा सा भी खराबी हुई विल अफेक्ट, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो सी ग्रासेस है जिससे फूड चेन स्टार्ट होती है, तो अगर जरा सा भी ओजोन लेयर और खराब हुई तो इन फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज है वो अफेक्ट हो जाएंगी, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। तो इस रीजन के जितने भी मरीन एनिमल्स, मरीन मतलब एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स हैं, इन सभी की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, पूरा का पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इस इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब इस फाइटोप्लैंक्टन की स्टोरी से देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस, एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, क्या पता चलती है, कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि अगर हम छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हैं तो बड़ी चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। My Antarctic experience was full of such epiphanies। epiphanies मतलब कुछ striking revelation, मतलब कुछ ऐसा पता लगना, स्ट्राइकिंग जो बहुत चौंकाने वाला था। तो मेरा एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस ऐसी कहानियों से, ऐसे एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट, लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो कब हुआ, जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। ये एक डायरेक्शन या पोजीशन बताई जा रही है कि वो कहां पर थे, एट 65.55 डिग्री साउथ। The Shukalski had managed to wedge herself, wedge मतलब कहीं नैरो स्पेस में फंस गई थी या पुश हो गई थी, दो शिप को वेज हो गई थी herself into a thick white stretch of ice,
कहां पर? बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड which was preventing us from going any further. मतलब वो आगे नहीं जा पा रहे थे, उनकी शिप इस जगह पर फंस गई थी. तो कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड. कैप्टन ने क्या डिसाइड किया कि हम टर्न अराउंड करेंगे एंड हेड बैक नॉर्थ. बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक. गैंगप्लैंक क्या होता है बेटा? जब भी किसी शिप से हम अर्थ पर उतरते हैं, लैंड पर उतरते हैं, तो बीच में एक प्लैंक सा लगाया जाता है जिस पर, गैंगप्लैंक मतलब फट्टा सा, जिससे हम लोग चढ़कर शिप से लैंड पर आते हैं. तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई, क्योंकि शिप को वापस मोड़ना था, तो सबको नीचे उतारा गया गैंगप्लैंक पर एंड वॉक ऑन द ओशन. और ओशन पर उन्हें वॉक करने का मौका मिला क्योंकि जमा हुआ था. So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex. Gore-Tex इस तरह की फैब्रिक्स होती है, इस तरह के गारमेंट्स होते हैं जो ऐसे प्लेसेस पर डाले जाते हैं. एंड ग्लेयर, ग्लेयर मतलब गॉगल्स, सनग्लासेस. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस. हम बर्फ पर चल रहे थे, चारों तरफ वाइट ही वाइट था. दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. ऐसे लग रहा था कि फॉर एवर, हर जगह, यहाँ पर हमेशा के लिए ऐसा ही वाइट वाइट एनवायरमेंट है. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस पैक था. एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर आइस पैक के नीचे क्या था? 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, मतलब समुद्र. इन द पेरिफेरी क्रेबिटर सील्स, क्रेबिटर सील्स वहां पर एक तरह के एनिमल्स होते हैं, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स. वो स्ट्रेच कर रहे थे और धूप सेक रहे थे ऑन आइस फ्लोज. फ्लोज मीन्स फ्लोटिंग पैक ऑफ आइस. तो आइस फ्लोज पर बैठकर वो स्ट्रेच कर रहे थे, धूप सेक रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स. मतलब हमारे जो स्ट्रे डॉग्स है ना हमारी लैंड पे, विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री. अगर कोई बनियान ट्री, अगर कोई बहुत बड़ा सा पेड़ के नीचे हमारे डॉग्स बैठकर अगर रिलैक्स करते हैं, सनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उसी तरह से वो सील्स भी ऐसा कर रहे थे. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन. मतलब हमें ये एहसास हुआ ये सब देखकर कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि इस दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है. 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फेयर्स. मतलब जब वो निकला था मेड्रॉस से, हमारी जो नरेटर है, और एंटार्क्टिका पहुंचते पहुंचते उन्होंने इन सब चीजों को क्रॉस किया था. लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट. मैं सोच रही थी कि हमारे प्लेनेट पर कितना ब्यूटी ऑफ बैलेंस है, किस तरह से अर्थ ने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, और उस बैलेंस को डिस्ट्रॉय कौन करता है, खराब कौन करता है? हम. हाउ वुड इट बी, कैसा होगा, if Antarctica were to become the warm place that it once used to be, कि एंटार्क्टिका फिर से एक गर्म जगह बन जाए जैसे कि वो पहले थी जब गोंडवाना का पार्ट थी. ये हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में सुना था. विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम लोग होंगे इस अर्थ पर ऐसा वक्त देखने के लिए? और would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? अभी जो डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस हैं ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो ऑथर हमें ये रियलाइज कराना चाहती है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो हम भी एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे इन एनिमल्स की तरह. हु इज टू से, कौन बता सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 हफ्ते टीनेजर्स के साथ बिताकर, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, क्योंकि इन टीनेजर्स में अभी भी आइडियलिज्म है, अभी भी आदर्शवाद है.
टू सेव द वर्ल्ड। ये लोग अभी भी सोचते हैं कि इस दुनिया को बचाया जा सकता है। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। यहाँ पर एक पॉजिटिव टोन है हमारी ऑथर की। वो बताती है कि 1 मिलियन साल में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से क्या हो सकता है। लेकिन फिर वो पॉजिटिव होते हुए बोलती है कि अगर 1 मिलियन साल में बहुत कुछ हो सकता है, तो एक दिन में भी काफी चेंजेस लाए जा सकते हैं। कैसे? एक दिन से किसी का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, किसी का जो नजरिया है, जो वे ऑफ वॉचिंग थिंग्स है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। सो एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डियर चिल्ड्रन, ये आपके वोकैबलरी है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने इस वीडियो में यूज किए। आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एमसीक्यू पार्ट अटेम्प्ट करना है तो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी अच्छे से आने चाहिए। कोई भी वर्ड पूछ लिया जाता है एमसीक्यू पार्ट में। And this is the end of the chapter. Thank you so much.